नेक्स्ट आता है कि अगर हमने अपने एनआरआई और पीआई क्लोज रिलेटिव को गिफ्ट प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से करा जा सकता है अंडर द एलआरएस स्कीम। तो हम सबसे पहले गिफ्ट उनको दे सकते हैं, इसकी भी परमिशन हमें ऑलरेडी दी गई है। ये आती है हमारे पास करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। पिछली वाली लोन वाली आ रही थी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की। तो सबसे पहले जो भी गिफ्ट दिया जाएगा दैट शुड बी क्रॉस चेक और थ्रू क्रॉस चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। दिया कैसे जाएगा, जैसे लोन दे रहे थे हम नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में या के अंदर हम क्या करेंगे, पैसा क्रेडिट करा देंगे। जो भी पैसा क्रेडिट करा जाएगा उसको एलिजिबल क्रेडिट बोला जाएगा। इसके ऊपर लिमिट लगने वाली है, वो 2,50,000 की लगने वाली है। एंड जो बंदा डोनेट कर रहा है, जो बंदा गिफ्ट कर रहा है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी हमने गिफ्ट करा है वो टोटल एलआरएस लिमिट के अंदर ही आ रहा हो, ठीक है। सो दिस वाज एवरीथिंग, ऑल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2,50,000 जिसके ऊपर लिमिट लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनआरआई, एनआरआई कौन होता है, मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई कौन हुआ, एक पर्सन जो है तो सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है बट क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट वो क्या है, उसका बर्थ प्लेस क्या था, इंडिया के अंदर था, ठीक है। इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मींस अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान हु हैड, या तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर क्या रखते हो, सिटीजनशिप रखते हो, या द पर्सन इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और द पर्सन रेफर्ड टू इन ए एंड बी। तो दो डेफिनेशन के अंदर है, एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआरआई ऐसा बंदा, रेजिडेंट वो इंडिया का है बट कहां रह रहा है, सॉरी, एनआरआई एक ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन है बट रेजिडेंट किसी और कंट्री का। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा बंदा जो सिटीजन किसी और कंट्री का ही है बट वो इंडियन ओरिजिन रखता है। और इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन क्या है, या तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो किसी भी टाइम पे, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्या हो, इंडियन की सिटीजनशिप हो, या वो ए और बी कैटेगरी वाले किसी भी बंदे के साथ क्या हो, उसकी शादी हुई हो, वो उसका स्पाउस हो। तो उस केस में क्या बोला जाएगा, वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। एंड अगर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है तो वो क्या बन जाएगा, पीआईओ की डेफिनेशन के अंदर वो आ जाने वाला, ठीक है। सो एक एनआरआई और जो एक पीआईओ है वो रेमिट कर सकते हैं अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन इज नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट और सेल प्रोसीड ऑफ एसेट की, जो उनके पास एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है या एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उसके अंदर से वो पर फाइनेंशियल ईयर $1 million की तक की रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं स्टडीज के लिए उनको भी हम क्या मानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस मानते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी कि सिटीजन इंडिया के हैं बट रेजिडेंट कहीं और के हैं, उनको भी सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो एज पर एनआरआई की ही प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। एक एनआरआई है वो क्या कर सकता है, इंडिया से रेमिटेंसेस रिसीव कर सकता है अप टू $1 lakh फ्रॉम क्लोज रिलेटिव्स इन इंडिया ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन टुवर्ड्स मेंटेनेंस व्हिच वुड इंक्लूड रेमिटेंसेस टुवर्ड द स्टडीज आल्सो। कि स्टूडेंट्स को हमने एनआरआई बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया से अपने क्लोज रिलेटिव से पैसा रिसीव कर सकते हैं फॉर टुवर्ड्स मेंटेनेंस फॉर स्टडीज आल्सो अप टू द $1 lakh पर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ एसेट बैलेंसेस इन देयर एनआरओ अकाउंट मेंटेन विद एन ऑथराइज्ड बैंक इन इंडिया। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एनआरओ अकाउंट के अंदर अगर पैसा आया थ्रू सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम $1 million तक रेमिट करवा सकते हैं, ठीक है। आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर $2 lakh तक भी क्या कर सकते हैं, रेमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेमिटेंस फैसिलिटीज में क्या क्या देखा, एनआरआई की डेफिनेशन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन एंड उसके ऊपर क्या लिमिट्स लगती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑफ करंट इनकम। करंट इनकम बेसिकली ऐसी इनकम जो करंट अकाउंट के अंदर आती है, लाइक रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इनको क्या कहा जाएगा, परमिसेबल डेबिट की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा कि एनआरआई क्या कर सकते हैं, अपने एनआरओ अकाउंट में इन इनकम का पैसा क्या कर सकते हैं, रिपार्टिएट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे एनआरआई जो कि एनआरओ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस इनकम के अगेंस्ट जो भी टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया, पे कर दिया गया। अगर वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ही क्या करी जाएगी, आपको रेमिटेंस अलाउ करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी एनआरआई है, जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी करंट इनकम को किसके अंदर क्रेडिट करा सकते हैं, तो टू देयर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट दैट इज एनआरई अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवा सकते हैं। बट ये क्रेडिट तभी अलाउ करा जाएगा जब
ऑथराइज डीलर सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट जो भी टैक्स है या तो वो प्रॉपर्ली डिडक्ट कर दिया गया या उसके अगेंस्ट जो भी कंडीशन थी वो प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस रेमिटेंस के रिगार्डिंग? द रेमिटेंस फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमोरल प्रॉपर्टीज नॉट अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल एंड भूटान। कि अगर आप इन कंट्रीज के क्या हो सिटीजन हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करी जाएगी, रेमिटेंसेस सेल प्रोसीड की रेमिटेंसेस अलाउड नहीं करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद द फैसिलिटी ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट इज नॉट अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। कि अगर आप इन 4 कंट्री के रेजिडेंट्स हो, किसी भी तरीके की सेल प्रोसीड आपको रिपार्टेड करने की अलाउड नहीं करी जाएगी। बट अदर देन दिस 4 कंट्री जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी, वो अदर फाइनेंशियल एसेट्स बेच के उसकी सेल प्रोसीड को रेमिट करवा सकते हैं, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को रेमिट करना अलाउड नहीं। टैक्स कंप्लायंस में सेम चीज है कि रेमिटेंस टू द नॉन रेजिडेंट तभी अलाउ करी जाएगी जब जो भी रेमिटेंट है वो एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करे एंड सर्टिफिकेट दे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि जो भी पैसा है उसके रिगार्डिंग क्या कर दिया गया है, जो भी टैक्सेस थे वो पे कर दी गई हैं, उनको प्रॉपर्ली डिडक्ट कर दिया गया है। जो ये स्पेसिफाइड हमें फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया है, दैट इज फॉर्म 15CA 15CB। ठीक है, 15CA 15CB वही एक सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एक क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस टू द ऑथराइज्ड पर्सन की जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनको जब अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी फैमा एक्ट की रेगुलेशंस है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे सारे चीजों के बारे में एक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ने, हमने ये पहले भी डिस्कस करा था, भी किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब नहीं करे गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। बट हमारे पास क्या है, सेक्शन 10 ऑफ द फैमा एक्ट का सब सेक्शन 5 है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि ऑथराइज पर्सन को क्या क्या देखना है। जो भी पर्सन ट्रांजेक्ट कर रहा है उसको उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है एंड इन्फॉर्मेशन लेनी है जिससे वो खुद को सेटिस्फाई कर सके कि जो भी ये ट्रांजेक्शन है वो बोनाफाइड है एंड वो किसी भी तरीके से फैमा एक्ट की वोलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कहा गया, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब नहीं करे हैं, बट सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द फैमा एक्ट 1999 हमें क्या कर देता है कि हमें ये बोलता है कि आपको एक तो डिक्लेरेशन ले लो और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लो। तो आप वो डिक्लेरेशन एक तो ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो सेम वही कि with a view to maintaining uniform practices, authorized dealers may consider requirements or documents to be obtained by their branches to ensure compliance with the provisions of the subsection 5 of section 10। कि वही कि आपको हमने डायरेक्ट नहीं बताया लेकिन हमने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि आप अपने आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर लो जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जिससे आप उस सब सेक्शन का और सेक्शन 10 का क्या कर सको, कंप्लाई कर सको। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हो अदर देन द इंपोर्ट एंड जो रेमिटेंस है कवरिंग इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इनके अलावा इंपोर्ट या रेमिटेंसेस कवरिंग इंटरमीडिएटरी ट्रेड ट्रांजेक्शन के अलावा कोई पेमेंट करना चाहते हो तो एप्लीकेंट को क्या करना है, फॉर्म A2 भरना है। ठीक है, फॉर्म A2 भर के किसको देना है, बैंक को देना, उसके बेसिस पे क्या करी जा सकती है, रेमिटेंस करी जा सकती है। ठीक है, बैंक को क्या करना है, जो भी फॉर्म A2 उन्होंने लिए हैं उनको एटलीस्ट 1 साल तक अपने पास रिटेन करके रखना है। उसके साथ साथ जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उससे लिए हैं वो भी उनको रिटेन करके रखने हैं ताकि जो इंटरनल ऑडिटर्स है अगर वो चाहे उसके टाइम टू टाइम में क्या कर सके, वेरिफिकेशन कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसका अमाउंट $25,000 से नीचे है तो आपने क्या करनी है, एक सिंपल लेटर लेनी है जिसके अंदर बताना है कि नेम क्या है बंदे का, एड्रेस क्या है, एप्लीकेंट कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, एटसेट्रा, वो डिटेल देनी है एंड उसके बेसिस पे क्या करी जा सकती है, आपको रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है। बट बैंक्स को उस केस में क्या करना है, अपने पास एक डमी A2 फॉर्म भर के अपने पास रखना है ताकि क्या करा जा सके, स्टैटिस्टिकल इनपुट दिया जा सके। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है कि जो हमने $25,000 वाली कंडीशन देखी है ये तभी अलाउ करी जाएगी जब जो भी पेमेंट हमें दी गई है वो किसके थ्रू दी गई हो, या तो चेक ड्रॉन के थ्रू दी गई हो या एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दी गई हो, तो उस केस में ही आपको 25,000 की रेमिटेंस है ऑन अ बेसिस ऑफ सिंपल लेटर क्या कर दी जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ताकि रेमिटेंसेस और पेपर वर्क को कम करा जा सके, फॉर्म 2 की हमने क्या अलाउ करनी है, ऑनलाइन सबमिशन अलाउड करनी है। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी ऑनलाइन अपलोड करने या सबमिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसी रेमिटेंसेस जिनके लिए किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं है, लाइक LRS के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी, वो सिर्फ फॉर्म A2 के बेसिस पे भी क्या करी जा सकती है, परमिट करी जा सकती है। इनके ऊपर बेसिकली लिमिट क्या थी जिनको ऑनलाइन सबमिशन की अलाउड करी गई है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स जिनको $25,000 की ट्रांजेक्शन करनी है एंड
और कॉर्पोरेट जिनको यूएसडी $1 लाख की ट्रांजेक्शन करनी है उनको ऑनलाइन सबमिशन की क्या दी जा सकती है, परमिशन दी जा सकती है, ताकि पेपर वर्क को रिड्यूस करा जा सके एंड फॉरेन रेमिटेंस के वर्क को ईज करा जा सके। ठीक है, उसके बाद ease of transaction for the customers within the ambit of the statutory regulatory provisions of appropriate changes in technology or operating procedure may be carried out by the authorized dealer banks immediately। वही कि आप अपने आप को ताकि ट्रांजेक्शन को ईज करा जा सके, बेटर करा जा सके, जो भी इसके रिगार्डिंग आपको अपनी टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर चेंजेस करने हैं आप उसको इमीडिएटली चेंज करो ताकि इस चीज को फैसिलिटेट करवाया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लिए हैं या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसको अपने पास क्या रखना है, आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है। एंड इन केस कोई एप्लीकेंट है वो या तो कंप्लाइज नहीं करता है, ये कंप्लाई करने से रिफ्यूज कर देता है, तो ऑथराइज डीलर क्या करेगा, ट्रांजेक्शन करने से ही रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, एंड उसमें वो रीजन बताएगा कि आपने रिफ्यूज क्यों करी है। एंड अगर उसको लगता है कि बंदा इसलिए नहीं कंप्लाई कर रहा क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा था, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को आरबीआई को भी रिपोर्ट कर दोगे। उसके बाद रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट इशू एनी ट्रांजेक्शन अंडर द फैमा रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स while allowing remittances to the नॉन रेजिडेंट्स। हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करनी है तो उसके अंदर हमें ये इंश्योर कराना है कि इस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेस थे वो क्या हो चुके हैं, पे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रिगार्डिंग किसी भी तरीके की गाइडलाइंस इशू नहीं करेगा, बट इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर बैंक टू एंश्योर दैट कि जो भी टैक्सेस थे वो क्या कर दिए गए हों, पे कर दिए गए हों। ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्हें ये चेक करना है कि जो भी केवाईसी गाइडलाइंस है या जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करा गया हो। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स हैं हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा एप्लीकेंट है जो रेमिट करना चाहता है उसका अकाउंट हमारे पास एटलीस्ट 1 ईयर से पहले का होना चाहिए। इन केस जो हमारा कस्टमर है वो क्या है, न्यू कस्टमर है, मतलब उसका 1 साल पुराना अकाउंट नहीं है, तो हमें प्रॉपर क्या करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट। उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर्स को क्या लेनी है, प्रीवियस ईयर की क्या लेनी है, उनसे स्टेटमेंट लेनी है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो बंदा पैसे रिमिट कर रहा है वो उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही आ रहे हैं। इन केस उसके पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करे, अपनी रिटर्न की या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो भी लेटेस्ट होगा उसकी कॉपी प्रोवाइड करे। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हमें ये इंश्योर कराना है कि जो भी पैसा रिमिट करा जा रहा है वो पर्सन का खुद का है, उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही वो पैसा उसके पास आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो भी ऑथराइज्ड डीलर है उसको ये इंश्योर करना है जो भी पेमेंट रिसीव हुई है आउट ऑफ द फंड्स बिलोंगिंग टू द पर्सन सीकिंग टू द मेक द रेमिटेंस, वही कि जो भी बंदा पैसा रिमिट कर रहा है उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही वो पैसा रिमिट हो रहा हो, ऐसा ना हो कि कहीं और से वो पैसा लाके उसको रिमिट करवा रहा हो। ठीक है, वो पैसा किस तरीके से बैंक को दे सकता है, बाय द चेक दे सकता है, अपने अकाउंट में डेबिट करा सकता है, डिमांड ऑर्डर या पे ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद वो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से भी क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है फॉर द रेमिटेंस। अगर वो इन चीजों का यूज कर रहा है तो हम यही कहेंगे कि वो उसने क्या करा है, अपने ही सोर्सेज ऑफ फंड से पैसा पे करा है, अपने ही सोर्सेज ऑफ फंड से रेमिटेंस करी है। ठीक है, उसके बाद जो भी इनएलिजिबल एंटिटीज होंगी जो हमने लिस्ट अभी पढ़ी थी, इनएलिजिबल एंटिटीज को भी किसी तरीके से रेमिटेंस करने की अलाउंस नहीं दी जाएगी। तो बेसिकली authorized dealer bank should certify that remittance is not being made directly or indirectly by or to the ineligible entities, कि ना ineligible entities के द्वारा या ना ineligible entities को किसी भी तरीके रेमिटेंस करी जा रही है। उसके बाद बैंक्स को किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देनी है फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, हम ऑलरेडी अंडर एलआरएस पढ़ चुके हैं। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपने पास एफएटीएफ की जो भी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज टेरिटोरीज की लिस्ट आती है, ठीक है, उसके अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है ताकि जो भी इन केस किसी भी तरीके का एक्शन लेने की नीड पड़े तो वो एक्शन लिया जा सके। ठीक है, आप जो लिस्ट है वो लेकर आ सकते हैं, एक वेबसाइट है www.fatf/gafi.org। आप क्या कर सकते हो, वहां से एफएटीएफ की नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटोरीज की क्या ले सकते हो, लिस्ट अपने पास ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने रेमिटेंसेस करी हैं उसको क्या करना है, आपको अपनी आर रिटर्न जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ी थी कि बैंक्स को अपने पास कुछ रिटर्न्स भेजनी होती है, उसके अंदर हमने एक आर रिटर्न पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि आपको फॉरेन रेमिटेंसेस की डिटेल देनी होती है, वो पॉइंट यहां से लिंक हो रहा है। तो इस स्कीम के अंदर जो भी आपने रेमिटेंसेस करी हैं उसको आपको अपनी आर रिटर्न के अंदर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि 25,000 वाला जो केस है तो उस केस में सिर्फ लेटर जाती है, उस केस में फॉर्म A2 नहीं भरते हैं। तो बैंक्स को क्या करना था, अपने पास डमी A2 बनाना था, तो बैंक्स ने क्या करना है, फॉर्म A2 बनाना है। इन केस रेमिटेंस क्या है, $25,000 से नीचे है, ताकि क्या करा जा सके, उसकी जो क्या है
अमाउंट की जो भी रिपोर्टिंग है वो प्रॉपरली करी जा सके। उसके बाद बैंक्स को इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, टोटल अमाउंट रेमिटेड ऑन मंथली बेसिस, की कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे और कितना अमाउंट रेमिट करा गया है। मंथली बेसिस पे आपको ये चीज सबमिट करनी है टू द आरबीआई, एंड करनी किसके थ्रू है, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के थ्रू। ओआरएफएस भी हमने सेम चैप्टर में डिस्कस करा था कि कुछ रिटर्न्स है वो किसके थ्रू जाती है, सिर्फ ओआरएफएस के थ्रू ही जाती हैं। तो जो आर रिटर्न जा रही है जिसके अंदर रेमिटेंस की डिटेल देनी है वो किसके थ्रू आपने सबमिट करानी है, ओआरएफएस के अंदर, ओआरएफएस के थ्रू आपको सबमिट करवानी है। ठीक है। पी पॉइंट में बेसिकली क्या आता है, अभी बीच में क्या शुरू हो गया था, फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स क्या कर रहे थे, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे एंड लोगों को बोल रहे थे आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा डिपॉजिट कराओ। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ओवरसीज के अंदर पैसा भेज सके। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन क्या, ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या कर रही थी, लोगों को रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ हो सकता था धोखा हो जाए। ठीक है, उसके बाद ऐसी फॉरेन एंटिटीज जिनका इंडिया के अंदर ऑपरेशनल प्रेजेंस ही नहीं है वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तो उससे क्या हुआ, सुपरवाइजरी कंसर्न्स अराइज हुए। तो गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेके आई कि अगर किसी भी बैंक को, चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो, चाहे उसका इंडिया में ऑपरेशन हो ना हो, अगर वो किसी भी तरीके की फॉरेन करेंसी स्कीम को मार्केट करना चाहता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।